नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ताज का शासन। हम लोग इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक भारतीय संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे कि कैसे भारतीय संविधान की नींव रखी गई और किस हिसाब से पीछे जो हमारा पास्ट था, जो अंग्रेज़ों का शासन था, उससे कैसे हमारा भारतीय संविधान काफ़ी प्रभावित था और कहीं ना कहीं वहीं से जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उसकी निकल कर आती है। तो दोस्तों, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था क्राउन का शासन और जो दूसरा था कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है कल के वीडियो में। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो देख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसमें कवर कर दिए गए हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक, जब जो है पूरा शासन क्राउन के हाथ में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया जाता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और काफ़ी चांसेस है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाए। ठीक, अगर इस टॉपिक से आएंगे तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो दोस्तों याद रखना, वो जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 को। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी जिससे कि 1857 की क्रांति भड़क गई थी, उसको जो है सही किया गया था। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? ठीक, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज पंचम, विक्टोरिया या एलिजाबेथ प्रथम। तो दोस्तों याद रखना, 1858 भारत शासन अधिनियम के समय जो ब्रिटेन में था वो शासन था विक्टोरिया का। किसका था दोस्तों? विक्टोरिया का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा दोस्तों, ये क्यों याद करना जरूरी था? क्योंकि ये जो 1858 का शासन था वो एकदम से क्राउन के हाथ में आया था, तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटेन में किसका शासन था ये भी याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक, और यहाँ हम लोग पीएम जो प्रधानमंत्री है वो भी आगे देखेंगे कि कौन था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, पाल्म स्टोन कौन थे? पाल्म स्टोन थे। ठीक, याद रखना पाल्म स्टोन कौन थे? यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन थे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ एक मिसप्रिंट है, आप लोग याद रखना, ये 1935 नहीं है। ठीक, 1935 नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1858। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, पाल्म स्टोन कौन थे? पाल्म स्टोन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय पद नाम दिया गया? तो देखिए दोस्तों, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कंपनी का जब शासन हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें भी कई चीज़ें हम लोगों ने कल क्लियर कर ली थी, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या, कि बंगाल का पहला गवर्नर, देखिए जनरली अभी सिर्फ बंगाल की बात चल रही है, बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछ दे तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर पूछ दे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखना वो कौन थे? वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जिसको किसके तहत बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद दोस्तों पूछ देंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस तहत बने थे, किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों पूछ देंगे कि जो कि अभी पूछा गया है, ठीक, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय पद नाम दिया गया? तो दोस्तों याद रखना, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और ऐसे पहले वायसराय कौन थे? तो वो भी याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। या पूछ देंगे कि भारत का पहला वायसराय कौन थे? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत शासन अधिनियम 1858 को किसके द्वारा पेश किया गया था? ए विक्टोरिया, बी लॉर्ड स्टेनली, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखना, लॉर्ड स्टेनली। किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड स्टेनली के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्रिटिश ताज के लिए
भारत में पहला शाही दरबार निम्नलिखित में से कहाँ लगा? दोस्तों याद रखना, काफ़ी लोग हैं जो कन्फ्यूजन में इसको दिल्ली लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शाही दरबार थे, टोटल 3 शाही दरबार लगे थे दिल्ली में, इसलिए हो सकता है कि आप लोग में से कोई दिल्ली लगा दे। लेकिन याद रखना, अगर पहला शाही दरबार बात पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना वो कहाँ लगा था, वो लगा था इलाहाबाद में। दोस्तों कहाँ लगा था? इलाहाबाद में। और ये किस अधिनियम के तहत लगा था? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत लगा था। कहाँ लगा था दोस्तों? इलाहाबाद में लगा था। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, मुगल शासन की समाप्ति, बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति, सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, या डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। कहीं ना कहीं काफ़ी जो जनता में असंतोष था, और जनता में कौन कौन आ रहे थे? जो राजा महाराजा थे उनमें भी काफ़ी असंतोष था। ठीक, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, इससे जो था राजा महाराजाओं में काफ़ी असंतोष था। तो काफ़ी मेजर और माइनर रीजन थे किसके लिए? 1857 की क्रांति के लिए। तो दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको समाप्त कर दिया गया था, है ना, जिससे कि असंतोष कम हो। ठीक, असंतोष पैदा ना हो दोबारा। तो ये तो एकदम सही है। मुगल शासन की समाप्त भी कर दी गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम खत्म कर दिया गया था। इसका जो प्रशासनिक एकाधिकार था, जो कि हमने पढ़ा था 1853 के एक्ट के तहत अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया था, तो इसको अब 1858 के तहत एकदम समाप्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारतीय मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? किस अधिनियम को भारतीय मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों ये दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? ठीक, क्या कहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम? तो दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब यहाँ तो दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1861 का, ये बी सही हो जाएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, 1861 के भारत पार्षद अधिनियम, भारत परिषद, ठीक, पार्षद भी कह सकते हैं, परिषद कहेंगे। ठीक, भारत परिषद अधिनियम, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। भारत परिषद अधिनियम कौन था? भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। वायसराय की कार्यकारी परिषद में वित्त सदस्य, हाँ, 5वां सदस्य आया था। आप लोगों को पता था कि टोटल कितने थे? 4 सदस्य, इसमें 2 और 5वां और छठा ऐड किया गया। एक थे वित्त सदस्य 5वें सदस्य के रूप में, और छठे सदस्य के रूप में दोस्तों पब्लिक वर्क के लिए एक सदस्य को इसमें शामिल किया गया, मतलब वही PWD टाइप। सी दोस्तों, मद्रास, मुंबई तथा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और अगर पूछ दे कि मद्रास, मुंबई तथा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो दोस्तों याद रखना 1861 के भारत परिषद अधिनियम। अतः ये जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा देव नारायण सिंह, पटियाला महाराजा नरेंद्र सिंह तथा सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया? ठीक, सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। ठीक, विधान परिषद में। कौन सी परिषद में? विधान परिषद में। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक, पूछा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। किस अधिनियम के तहत? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
लॉर्ड लैंसडाउन, वो मत भूलना आप लोग। उच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों याद रखना 1861 के भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई? तो दोस्तों याद रखना इसका जो संस्थापक था वो थे एओ ह्यूम। किसके द्वारा स्थापना की गई कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की? वो थे कौन दोस्तों? वो थे एओ ह्यूम। लेकिन उस समय वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1885 में की गई थी। ठीक, आप लोग अच्छे से याद रखना। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक, इतना कर क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? ठीक, निम्नलिखित में से भारतीयों को बजट पर, दोस्तों याद रखना यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत हो सकती है, इसलिए 1892 और 1909 में कन्फ्यूजन होती है। क्यों होती है वो भी हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों 1892 में क्या हुआ था, इसमें बहस की अनुमति दी गई थी, बजट पर बहस की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न करने की अनुमति नहीं थी, ना ही मतदान करने की अनुमति थी, ठीक, ना ही कोई प्रस्ताव पारित करने की अनुमति थी। सिर्फ बजट पर बहस करने की अनुमति थी। पूरक प्रश्न क्या होता है दोस्तों? जैसे एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरा प्रश्न पूछ लेना उसी से रिलेटेड, ठीक, ऐसी कोई अनुमति नहीं थी, जो कि 1909 के अधिनियम के तहत दी जाएगी। लेकिन अब याद रखना बहुत से लोग अगर ये क्वेश्चन पूछ दे बहस करने का अधिकार, तो क्योंकि तीनों जो अधिकार थे, बहस पर, पूरक प्रश्न पूछने की, मतदान करने की, है ना, मतलब कि बजट पर पूरा प्रश्न पूछना, मतदान करना, ये सब 1909 के तहत मिला था, इसलिए काफ़ी लोग इसमें लगा देते हैं 1909। लेकिन याद रखना बहस जो था, सिर्फ बहस करने का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही दिया जा चुका था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बहस करने का अधिकार पूछेंगे तो आप लोग लगाओगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद अगर पूछ दे कि बहस पर मतदान और पूरक प्रश्न करने की अनुमति, ठीक, तो दोस्तों याद रखना वो था 1909 का भारत शासन अधिनियम, ठीक, या जिसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया? किस अधिनियम को जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो दोस्तों ये अधिनियम था 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसी को दोस्तों जाना जाता है मार्लियामेंटो, क्या, मार्लियामेंटो सुधार के रूप में, ठीक, मार्लियामेंटो सुधार के रूप में। और दोस्तों याद रखना ये मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? मिंटो द्वितीय। अच्छा, इसका नाम दोस्तों मार्लियामेंटो क्यों पड़ा? क्योंकि याद रखना दोस्तों मार्ले जो थे वो सचिव थे। कौन थे? सचिव थे, ब्रिटेन में भारत परिषद के सचिव थे, और जो मिंटो थे ये वायसराय थे, इसलिए दोनों को मिला के इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? मार्लियामेंटो, ठीक, मार्लियामेंटो याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो अधिनियम था किसकी सिफारिश पर आया था? तो जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको सही लगा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल में हो वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। इससे हो गया क्या दोस्तों, हमारी रीच बढ़ेगी तो हम और भी लोगों तक पहुँचेंगे, तो दोस्तों जो मोटिवेशन है हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो आप लोगों से बस थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही लगेगा। जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपका फ़ायदा ही होना है, नुकसान कोई भी नहीं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत शासन अधिनियम 1909 अथवा मार्लियामेंटो सुधार की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अथवा इसलिए लगा दिया क्योंकि इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मार्लियामेंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्लियामेंटो सुधार 1909 के अधिनियम को। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, सत्य बताना है, ठीक, सही है। बजट पर मतदान, पूरक प्रश्न तथा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति, जो कि अभी हमने बात की दोस्तों, ये एकदम करेक्ट है, ठीक ये एकदम करेक्ट है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय, ठीक, ये भी दोस्तों एकदम सही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय कब एंट्री हुई भारतीय की? तो याद रखना 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कहाँ पर? वायसराय की कार्यकारी परिषद में, ठीक। और इसी के तहत दोस्तों भारत सचिव की जो परिषद थी, ठीक, भारत सचिव परिषद में भी पहली बार 2 भारतीय आए। कौन थे? वो थे केजी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग याद करना, इससे आपको 3 क्वेश्चन पता चल गए, ठीक। तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार तो जरूर देख लेना, जिससे कि
रिवीजन हो जाए आपका और चीज़ें जो है वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को उदार निरंकुशता वाला अधिनियम नाम दिया गया। दोस्तों ये दिया गया था इसी को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को, क्योंकि दोस्तों इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें वोट ठीक चुनाव के नाम पर अच्छे से हिंदू मुस्लिम को बांटा गया, क्योंकि दोस्तों टोटल कितनी सीटें थी इस अधिनियम की अगर हम लोग बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या था, इसमें दोस्तों 60 में से ठीक पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया था और 60 में से जो 20 सीटें थी वो मुस्लिम को दी गई थी। किसको दी गई थी, मुस्लिम को। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये प्रावधान किया गया कि इसमें सिर्फ वोट भी मुस्लिम करेंगे, तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो अधिनियम था पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाला था, सांप्रदायिक निर्वाचन वाला अधिनियम था। इसलिए इसे दोस्तों इसमें चुनाव तो कराया गया, लेकिन चुनाव का मतलब क्या था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। इसीलिए दोस्तों इस अधिनियम को उदार निरंकुशता वाला अधिनियम नाम दिया गया। किसे दिया गया, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार को। ठीक, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मार्ले मिंटो, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये थे मिंटो द्वितीय। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो पहले भारतीय विधि सदस्य पहुंचे थे, अभी जो हमने बात की, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। आज के बाद कन्फ्यूजन ये नहीं रहेगी। 1909 और 1919 में कौन बड़ा है, सिंपल सी बात है 1909 बड़ा है। और मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए कौन सा ज़्यादा बड़ा नाम लग रहा है। मॉन्टेग्यू तो बड़ा नाम बड़े अंक के साथ, छोटा नाम छोटे अंक के साथ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था, इसको दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, ये चारों कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत अगर पूछ दें किस अधिनियम के तहत हुई, तो वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कुछ भी पूछ सकता है। राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत भी यहीं से की गई। ठीक, राज्य में डायरकी की शुरुआत यहीं से की गई। और दोस्तों याद रखना, डायरकी की जो शुरुआत है, ठीक, इसमें एक बुक लिख दी थी लियोनेस कर्टियस ने। किसने लिखी, लियोनेस कर्टियस ने। इसीलिए इन्हें ही द्वैत शासन का या डायरकी का जनक भी कहा जाने लगा। ठीक, किसे कहा जाता है, लियोनेस कर्टियस को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत, इसके तहत राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शुरुआत। कौन दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, ठीक, ऑडिटर जनरल, या जिसको हम लोग कैग कहते हैं, ये भी इसी अधिनियम से आया था। और ली आयोग की स्थापना, ये वही ली आयोग है जिसके तहत यूपीआईएससी का, मतलब यूपीएससी आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो दोस्तों ये जो है ये चारों सही है। ठीक, चारों सही है, तो हम ई पर करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक, मतलब कि उपयुक्त सभी जो है सही है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, यूपीएससी की बात करें, ये तो 1919, ठीक, मतलब कि केंद्र यूनियक, मतलब कि केंद्र में लोक सेवा आयोग। लेकिन अगर दोस्तों बात करें कि राज्य में लोक सेवा आयोग की, ठीक, प्रांत में लोक सेवा आयोग की, तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग किया गया। केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत शासन 1919 के अधिनियम के तहत ही केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र तथा राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सत्य हैं। भारत परिषद का अंत, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो कि अभी हमने बात की, ये भी सही है। संघीय न्यायालय का प्रावधान, मतलब कि जो कि हमारे संविधान में भी, वो जो कोलकाता में हुआ था 1774 में जो स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की,
उससे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये 1935 में जो संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था उसी से लिया गया, ठीक। तो दोस्तों याद रखना ये भी एकदम सही है। और दोस्तों ये जो 1935 था इससे लगभग 80% जो चीज़ें हैं वो हमारे संविधान में ले लिया गया है, इसीलिए इसे मील का पत्थर भी कहा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अधिनियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। उपर्युक्त सभी भारत परिषद का अंत इसी में कर दिया गया। याद रखिएगा भारत परिषद को जिसका एक सचिव बनाया गया था भारत के लिए, इसका अंत कर दिया गया। प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यही जो हम लोग पढ़ते हैं स्टेट पीसीएस, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और इसे मील का पत्थर भी कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों ये भी था 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन था दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वायसराय को दी गई थी, यही उठा लिया गया कहाँ, अपने इंडिया के संविधान में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ठीक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना अभी हमने बात की ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम या कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक। यहीं से स्टार्ट किया जाता है, ठीक। याद रखना 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे, लॉर्ड मिंटो, जो कि अभी हमने बात की, ठीक। अभी हमने इसकी बात कर ली है, ठीक। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभक्त किया गया। तो दोस्तों ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक। 1919 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन दोस्तों याद रखना जो सूचियाँ थे, ठीक, जो सूचियों की बात आएगी अभी समवर्ती और संघ सूची, ये 1935 का, ठीक, 1935 का था। अगर प्रांतीय विषयों की बात आए दो भागों में विभक्त किया गया वो था दोस्तों 1919, ठीक। लेकिन अगर जो समवर्ती संघ सूची और अवशिष्ट सूची वो 1935 था, ठीक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है दोस्तों, साइमन आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों साइमन आयोग का गठन किया गया था 1927 को, भारत आया था 1928 को, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 को, ठीक। कब दी थी, 1930 को। इसी आधार पर दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन भी किए जाते हैं, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे जब हिस्ट्री की क्लास लेंगे, ठीक। इसमें तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, ठीक, कब पेश की। तो वो की थी दोस्तों 1930 को। कब पेश की थी, 1930 को, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखना ये सब 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, संघीय न्यायालय या रिजर्व बैंक की बात कर दी जाए दोस्तों तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों वो कौन थे, वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन था दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक, भारत शासन अधिनियम। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों वो कौन सा था दोस्तों, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा था दोस्तों, ये याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि अब तो देश आज़ादी हो रहा था, यहाँ पर अब कोई सम्राट नहीं होगा, जनता ही सम्राट होगी, बाकी कोई सम्राट नहीं होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम या सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों याद रखिएगा जो जगजीवन राम थे ये थे श्रम मंत्री। कौन थे, श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। और देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, बल किसके, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जगजीवन राम, जीवन किससे, श्रमी से तो जीवन मिलता है, श्रम करोगे तभी आपका जीवन चल पाएगा, तभी खा पी पाएंगे। तो जगजीवन राम दोस्तों श्रम मंत्रालय, ठीक।
और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, कलम से याद रखो, कलम से ही तो शिक्षा हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो कलाम से कलम याद रखिए। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे, ये थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दोस्तों, इनके बारे में अभी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अभी हमने बात की, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले निम्नलिखित में से गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास आया? तो दोस्तों वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके पास आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया क्या? गृह सूचना और, समझ गए दोस्तों, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, ठीक। और राज्यों के मामले भी यही देखते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री पूछ दिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कानून मंत्री या विधि मंत्री, ठीक। बात देखिए वो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो आई होप काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, ठीक। 1 से 2 बार रिवीजन कर ही लेना, क्योंकि फिर ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे सोर्सेज से हमने लिए हैं, उठाए हैं, और जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, जो 3 नाम और है इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो नरहर विष्णु गाडगिल थे, कौन? नरहर विष्णु गाडगिल। इन्हें दिया गया था दोस्तों कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा? कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। किसे दिया गया था दोस्तों? यह दिया गया था नरहर विष्णु गाडगिल को। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दोस्तों कौन सा मुख्यालय मिला था? इन्हें मिला था दोस्तों उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। कौन सा? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। और जो रफ़ी अहमद किदवई थे, इन्हें दोस्तों दिया गया था संचार मंत्रालय। क्या दिया गया था? संचार मंत्रालय, ठीक। इसको कैसे याद रखोगे? मोहम्मद रफ़ी को हम लोग किससे? संचार के द्वारा, मतलब रेडियो के द्वारा सुनते थे, तो ऐसे याद रखिएगा। रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? देखिए दोस्तों, ट्रिक जो है वो आप खुद से बना सकते, खुद से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी भूलोगे ही नहीं चीज़। कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो अपनी उल्टी सीधी जो भी ट्रिक आप बना पाओ बना के पढ़ लो तुरंत, ठीक। तो उससे क्या रहेगा, जो चीज़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। और हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो ट्रिक से बताने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोगों को लास्ट तक याद रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी रीच बढ़े। और इतना आप लोग कर दीजिएगा, आप लोगों का मतलब कि ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और मात्र इसमें आपका 10 मिनट ही जाएगा, लेकिन हमारी जो रीच है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, है ना। तो हमारा भी जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।